Hello guys, what's up? Now in this video lecture, we will basically cover some of the important MCQs जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। डेली 10 क्वेश्चन कवर किया जाएगा जब तक आपकी एग्जामिनेशन नहीं हो जाती है। हालांकि इस सीरीज को लाने के पीछे सबसे बड़ी रीज़न यह है कि हमने हाल के पिछले 10 सालों के क्वेश्चन को कवर करने के बाद एनालाइज करने के बाद हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि इस क्वेश्चन को, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हमने देखा उसमें हमने ये पाया कि इसमें है क्या कि सारा जितना क्वेश्चन आया है सब कहीं ना कहीं उस समय के करंट अफेयर से लिंक है। मान लो 2018 का एग्जाम हुआ तो जो 2018 में जो करंट अफेयर आया उसी से कहीं ना कहीं लिंक सारा क्वेश्चन आया है ना। जो भी जियोग्राफी का हो गया, हिस्ट्री से संबंधित हो गया, है ना, या फिर इकोनॉमिक्स से हो गया, इन्वायरमेंट से हो गया, साइंस से हो गया, ठीक है, कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से पूछ लेते हैं, ठीक है, कहीं मान लीजिए आर्ट एंड कल्चर से पूछ लिए वो, है ना, कहीं पॉलिटी से पूछ लिए। तो इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे और ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इसमें मदद किया गया है। कहने का मतलब काफ़ी इसमें हम बोल सकते हैं कि मेहनत किया गया है, जो आपके लिए आपको समझ में भी आएगा इस क्वेश्चन को देखने के बाद। इस वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें क्योंकि हो सकता है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे छूट जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। CAPF हिस्ट्री में जिसे हम बोल सकते हैं इंडस्ट्री के हिस्ट्री में ऐसा पहली बार हो रहा है कि करंट अफेयर से लिंक्ड क्वेश्चन के MCQ आपके सामने प्रस्तुत किए जा रहे हैं। तो इस सीरीज का हमने इसीलिए नाम रखा है CAPF लक्ष्य MCQ सीरीज, जो कि लेक्चर 1 है हमारा। आप हमारे इस वीडियो में जो PPT यूज किया गया है इसको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से भी आपको मिल जाएगा। आप हमारे इस इंस्टीट्यूट के ऐप को प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप अभी अगर हमारे इंस्टीट्यूट में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो बिना किसी ज़्यादा बातचीत के हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बेसिकली, देखिए हाल के सालों में हमने ये देखा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से बहुत सारी क्वेश्चन आई हैं, ठीक है। ज़्यादातर फाउंडिंग मेंबर वाला कि इंडिया फाउंडिंग मेंबर है कि नहीं, ये भी आपको मिल जाएगा इस प्रकार का क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सिक्वेंट ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की जब अगर बात करोगे ना तो आपको ये क्वेश्चन कहां मिल जाएगा, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा क्लास 10 का एक ग्लोबलाइजेशन का चैप्टर है वैश्वीकरण का, वहां पे ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए में क्या है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD। ऑप्शन बी में है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ऑप्शन सी में है जनरल ट्रेड जो हम बोल सकते हैं टैरिफ। ऑप्शन डी में मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। कौन सा इसमें आंसर इसका होगा, आप फाइंड करें। इसका आंसर होगा मित्रों ऑप्शन सी। क्या होगा, ऑप्शन सी, यानी जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। See, what I'm telling you, the World Bank Group is a family of 5 international organizations that make leveraged loans to developing countries. It is the largest and most famous development bank in the world and is an observer at the United Nations Development Group. Right? It's 5, we can say, organization are International Bank for Reconstruction and Development. ठीक है, okay. So second one is the International Development Association. Third one is International Finance Corporation. Fourth one is Multilateral Investment Guarantee Agency. Third one is we can say last one is International Center for Settlement of Investment Disputes. क्लियर है। तो अब यहाँ पे बात आती है कि भाई ये अगर हम इसके बारे में अगर पर्टिकुलरली देखें, ठीक है, तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ऑप्शन ए में जो आप यहां देख सकते हैं बात की गई है IBRD के, ठीक है। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि वर्ल्ड बैंक ग्रुप के बारे में अगर आप थोड़ा सा अगर जानकारी ले लें, क्योंकि मैंने तो बता ही दिया है, फिर भी देख लीजिए। वर्ल्ड बैंक ग्रुप में टोटल 189 कंट्रीज हैं, ये चीज जान लीजिएगा, ठीक है, 189 कंट्रीज हैं। इसके बाद आप ये भी समझ लीजिए कि इसमें हम लोग जो IBRD की बात कर रहे हैं, बेसिकली IBRD है क्या, क्योंकि एग्जाम में तो पूछी जाती है, ठीक है। तो IBRD के बारे में देख लीजिए, ठीक है ना। IBRD बेसिकली दोस्तों इसका 1944 में इसकी स्थापना हुई थी, ये ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, ठीक है, यूरोप की हेल्प से। और इसके बाद आपको ध्यान देना है कि इसकी जो हम बोल सकते हैं 189 कंट्री की सदस्यता है, मैंने बोल दिया आपको, ठीक है। वाशिंगटन DC यूनाइटेड स्टेट्स में इसकी ऑफिस है। इसका मकसद है विकास में सहायता, यानी हेल्प इन डेवलपमेंट, हेल्प इन डेवलपमेंट, ये चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जो है मेन मकसद है ना। अब अगला जो है आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन यानी IDA भी है, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो IDA क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ।
ताकि आपके लिए कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि इधर से भी क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, इनकी कोई भरोसा नहीं, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में हुई थी, है ना, 1960 में हुई थी। ठीक है, अब यहाँ पे समझना है कि इसमें 173 कंट्रीज शामिल हैं, 173 कंट्रीज शामिल हैं, और इसकी जो सीईओ है क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा है। ध्यान देना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला जो है गेट के बारे में आप जान लीजिए, क्योंकि गेट से भी क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है आपको दे दे और बोल दे कि स्टेटमेंट पे आप कंसीडर कीजिए। देखिए 30 अक्टूबर 1947 की स्थापना हुई गेट की, और इसका ध्यान देना है कि एक लीगल एग्रीमेंट है बहुत सारी कंट्रीज के बीच में, गेट। अगला है माइगा के बारे में जान लीजिए, क्योंकि ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है माइगा को लेकर। मित्रों, मेरा ये कहना है, इसका स्थापना 1988 में हुआ, 1988 में। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क इंश्योरेंस है इसका मकसद, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, इससे ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, आप सबसे पहले जान लीजिए कि हमारे कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो आपके लिए जरूरी है, मैं बता दूं कि अभी होली का ऑफर चल रहा है, 26 से लेकर 31 मार्च तक चल रहा है। ठीक है, तो आप इस कूपन को अगर आप यूज करते हैं होली अभी केस, तो आपको बहुत स्पेशल ऑफर मिलेगा, बहुत बड़ा, जिसमें सीएपीएफ अभ्यास फ्यूल ओएलपी मिलेगा, पेपर 2 ओएलपी सीरीज, लक्ष्य टेस्ट सीरीज मिलेगा। कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सीएपीएफ 2021 का कोर्स शुरू हो चुका है। नाउ आप इस लिंक पर जाके हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। कोई भी अगर जानकारी हो एग्जाम से संबंधित, ऑनलाइन या क्लासरूम रिलेटेड, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। 2021 का टेस्ट सीरीज शुरू हो चुका है, पेपर 1 पेपर 2। नाउ हमारा ओएलपी 2021 पेपर 2 का बैच भी शुरू हो चुका है, जिसमें पेपर 2 का क्लास टेस्ट सीरीज और पेपर 2 का बुक है, जिसमें फ्री पेपर 2 का बुक आपको मिलेगा। बहुत बड़ी ऑफर है। पेपर 1 पेपर 2 का टेस्ट सीरीज और तीनों शुरू हो चुका है। पेपर 1 पेपर 2 टेस्ट सीरीज जो कि एग्जाम तक वैलिड होगा, इसमें बायोलॉजिकल, हिंदी, इंग्लिश दोनों में होगा। राइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला मित्रों, अगला क्वेश्चन है, विच वन अमंग द फॉलोइंग टू पेयर्स आर रेफर्ड टू एज ब्रेटन वुड्स ट्विन्स। क्लास 10 के ग्लोबलाइजेशन वाले चैप्टर में भी यह दिया है। अब ये ध्यान देना है कि आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक इसमें इसका रियल आंसर होगा। ठीक है, एक ऑप्शन है डब्ल्यूटीओ एंड वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड बैंक। अब यहाँ पे एक समझना है कि मान लीजिए हमने तो इसको ऑप्शन ए में इसको हमने क्या किया, आंसर टिक लगाया। कभी कभी होता है क्या है कि बहुत सारे बच्चों के माइंड में आता है कि सर कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। मान लो मित्रों कि एक केस है, एक मर्डर हुआ है, ये पूरा केस का ब्यौरा है, ये मर्डर हुआ है इस इंसान का, एक एग्जाम्पल के तौर पे, क्योंकि ये सॉल्व करने का अच्छा तरीका है। आप एक अधिकारी लेवल के, एक बड़े इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के तौर पे आप पोस्टेड है कहीं पे, आपको बोला गया है कि भाई 4 अपराधी आपको संदिग्ध पाए गए हैं, जिसमें आपको 3 को तो निर्दोष साबित करना है, 1 को अपराधी पकड़ने नहीं, क्योंकि ये जो केस को अंजाम देने वाला मात्र एक इंसान है। तो आप क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है कि कहीं निर्दोष इंसान न फंस जाए। तो उस निर्दोष इंसान को बचाने के लिए सबसे पहले तो जो निर्दोष इनोसेंट लोग हैं उनको आप छांटिए अपनी नॉलेज के हिसाब से, अगर आप तुक्का लगा रहे हैं तो, और इसमें पकड़िए कि सही कौन है, यानी गलती को पहले हटा दीजिए। गलती जो होगा वो एक इनोसेंट के रूप में होगा, और आपका जो सही होगा एक अपराधी के रूप में होगा। ये तरीका बेटर हो सकता है। ठीक है, पहले जानिए आईएमएफ क्या है ना, आईएमएफ क्या है, क्योंकि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को लेकर कभी कभी बहुत सारी भ्रांतियां, बहुत सारी क्वेश्चंस, बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिल सकती है ना। तो आईएमएफ की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसका फंक्शन, ये इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर है। 190 कंट्रीज इसमें शामिल है मित्रों, 190 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। और एक चीज ध्यान देना है कि इसका बेसिकली 44 नेशन के साथ, मीन्स टू से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड वाज एस्टैब्लिश्ड अलोंग विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ 44 नेशन हेल्ड एट ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, यूएसए। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक शहर है न्यू हैम्पशायर, है ना, यूएसए, जुलाई 1944, यानी यूएसए में हुआ था जुलाई 1994 में। 190 कंट्री है, लेकिन 187 थी, लेकिन अभी 190 हो गई। अच्छी ध्यान दीजिएगा, अपडेट मैंने आपको दे दिया है। अगला वर्ल्ड बैंक के बारे में तो कुछ जानकारियां ले लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक के बारे में अगर आप थोड़ी चीज़ों को जानेंगे अगर काफ़ी डिटेल से, तो कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आती हैं। कि जैसे वर्ल्ड बैंक का 1944 में स्थापना हुआ, ठीक है। इसके बाद ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर, संयुक्त राज्य अमेरिका में ये इसका ऑफिस है। जॉन मेरार्ड किन्स, हैरी डेक्स्टर वाइट इसके हम बोल सकते हैं कि संस्थापक हैं। इसका जो मेन सहयोगी कंपनी है यही है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ये चीज आपने देख लिया। अगला जो है WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, वर्ल्ड
ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बारे में देखिए, इसकी स्थापना जो है कब हुई, 1995 में हुई। जिनेवा स्विट्जरलैंड यानी स्विट्जरलैंड की कंट्री कैपिटल में 164 कंट्रीज इसमें शामिल हैं। ठीक है, इसके महानिदेशक का नाम है नागोजी ओकोंजो इवियाला। अंग्रेजी, फ्रांसीसी, स्पेनी भाषा से यहाँ कार्य होती है, फंक्शन होती है। ठीक है, ईवेन एक रह गया, तो ईवेन के बारे में मैं आपको बता दूं कि ईवेन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ईवेन के बारे में थोड़ा जान लीजिए मित्रों। देखिए यहाँ पे जितने भी चीजों के बारे में बताया जा रहा है ये आपके एग्जाम में आ सकता है, इसको बिल्कुल लापरवाही से ना देखें आप। यूनाइटेड नेशन बेसिकली आपको समझना है कि इसका स्थापना 1945 में हुआ, 24 अक्टूबर 1945 में, है ना। 1945 में सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। ध्यान दीजिएगा, नोट वाला जो सिंबल है, डायरेक्टिव्स, यहीं पे बहुत सारे बच्चों को सही आंसर मालूम होते हुए भी गड़बड़ा जाते हैं। आईएमएफ का फंक्शन क्या है, प्रमोट इंटरनेशनल मॉनेटरी कोऑपरेशन, प्रमोट इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एडिशन टू स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स इन डेवलपिंग कंट्रीज, प्रमोट एक्सचेंज स्टेबिलिटी अमंग इट्स मेंबर्स। ऑप्शन कौन सा सही होगा, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। सिंपल है, ऑप्शन इसका सी सही होगा। देखो मैं जब सीएपीएफ की तैयारी करता था, ठीक है, तो उसमें मैंने मेंस उसका रिटर्न क्वालिफाई करके मैं आगे नहीं बढ़ा था, क्योंकि मेरी इधर सिविल की तरफ भी ज़्यादातर मुझे चांस लग रहा था। तो मैंने क्या देखा था उसमें कि ज़्यादातर अगर मुझे कुछ नहीं आता था, जब तुक्का लगाने की बात आती थी तो 1 2 3 या 1 3 वाला ज़्यादा मैं लगाता था। ठीक है, या बोथ 1 2 ऐसे होता है ना, बोथ 1 2, है ना। तो ये मेरे लिए काम कर गया, हो सकता है आपके लिए काम ना करे, है ना, क्योंकि आपका नॉलेज का लेवल अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले समझिए कि इसमें सी हमारा आंसर होगा इसका। So basically, promote economic development and structural reforms in developing countries is an operation of World Bank. Clear है, ये ध्यान दीजिएगा। Now international organizations से एक और क्वेश्चन है, consider the following statement with allusion to Asian Development Bank. भाई एक चीज क्लियर है कि इसका हेडक्वार्टर संघाई में तो नहीं है ना, मनीला में है, फिलीपींस में। ठीक है, फिलीपींस की कैपिटल का नाम है मनीला। ठीक है, साउथ ईस्ट एशियन नेशन है वो। 1966 में एडीबी का इंडिया फाउंडिंग मेंबर बना, ये तो सही बात है। ठीक है, तो ये चीज इसमें कोई दो राय नहीं है, ये 110% सही बात है। ठीक है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड सही होगा। ठीक है, तो मैं बता दूं कि 1966 में इसकी स्थापना भी हुई थी और इंडिया फाउंडिंग मेंबर भी बना था, और इसका मकसद आर्थिक विकास है। इसमें कर्मचारी 3992 काम करते हैं। 19 दिसंबर 1966 को इसका स्थापना हुआ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं मित्रों। अगला क्वेश्चन देखिए, ट्रिप्स। अब बात आती है कि भाई ये ट्रिप्स क्या है। ट्रिप्स का फुल फॉर्म जान लीजिए, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ट्रिप्स इज एन इंटरनेशनल एग्रीमेंट एडमिनिस्टर्ड नेक्स्ट टू द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन, इट वाज नेगोशिएटेड एट द क्लोजिंग स्टेजेस ऑफ उरारेगु राउंड ऑफ जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड इन 1994। इसका जो आंसर होगा सी होगा। अब मैं बताता हूं क्यों। सी, the agreement on trade related aspects of intellectual property rights is an international agreement administered by World Trade Organization that sets down minimum standards for many forms of intellectual property regulation as applied to nationals of other WTO members. World Trade Organization यानी विश्व व्यापार संगठन, है ना, विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ये चीज आपको मालूम होना चाहिए। हिंदी में इसको हम लोग इसको ऐसे बोलते हैं। Now it was negotiated at the end of Uraregu round of the General Agreement on Tariffs and Trade in 1994। तो ये दोनों हमारा सही है। गेट के बारे में मालूम है आपको, ट्रिप्स के बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि आपको ट्रिप्स के बारे में मालूम होना चाहिए। एग्जाम में देखिए कोई भी चीजों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि आप सीखने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है मित्रों, ट्रिप्स का जो है आपको ध्यान देना है कि लागू होने का तारीख इसका 1995 है। साथ ही साथ इस यहाँ पे इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश भाषा काम करती है। 164 इसमें WTO मेंबर जो है शामिल है। ठीक है, देखिए ट्रिप्स विश्व व्यापार संगठन द्वारा संचालित एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसमें इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी है, बौद्धिक संपत्ति के राइट्स को न्यूनतम मानकों को तय किया गया है। ये ध्यान दीजिएगा। इन्फ्लेशनरी गैप क्या है, मन में आ रहा होगा ये क्या है। सबसे पहले मैं बता दूं कि इन्फ्लेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है, तो इन्फ्लेशनरी गैप की जब आप बात करेंगे तो आपके मन में एक चीज आ रहा होगा कि भैया इन्फ्लेशन क्या होता है ना। माइंड में तो आ ही रहा होगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स बहुत सारे लोगों का स्ट्रांग होता है, ज्यादातर लोगों का तो कमजोरी होता है। से इन्फ्लेशन की अगर बात करेंगे तो इन्फ्लेशन इज द डिक्लाइन ऑफ परचेजिंग पावर ऑफ अ गिवन करेंसी ओवर टाइम, अ क्वांटिटेटिव एस्टिमेट ऑफ द रेट एट विच द
decline in purchasing power occurs can be reflected in the increase of an average price level of basket of selected goods and services in an economy over some period of time. एक एग्जाम्पल के साथ अगर आप समझते हैं, सपोज प्राइस फॉर मेनी कंज्यूमर गुड्स आर डबल दैट ऑफ 20 years ago. आर यू गेटिंग द पॉइंट? एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया, बेसिकली ये समझना है आपको, तो ये इस तरीके से आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अगला देखिए, अच्छा इसका समझिए कि ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आप इन्फ्लेशनरी गैप से क्या समझते हैं. इट इज अ सिचुएशन विच अराइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन इकोनॉमी फॉल्स शॉर्ट ऑफ एग्रीगेट सप्लाई एट द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल. भैया ये नहीं है, क्योंकि फॉल्स इसमें नहीं होता है, एक्सीड होता है. इट इज अ सिचुएशन व्हेन इन्फ्लेशन राइजेज एट एन एक्सट्रीमली फास्टर रेट. ये भी गलत है, नहीं हो सकता है. इट इज अ सिचुएशन विच अराइजेज व्हेन एग्रीगेट डिमांड इन एन इकोनॉमी एक्सीड्स राइट द एग्रीमेंट सप्लाई, है ना, supply at the full employment level. The mechanism through which the central banks control inflation depends on the interest rate. ये भी गलत. तो exceeds होता है बेसिकली, ये सही होगा. नेक्स्ट, इन्फ्लेशन से फ्लिप्स कर्व समझिए कि क्या एडवोकेट करता है, किसके बीच में रिलेशनशिप को, मतलब कहने का मतलब फ्लिप कर्व एडवोकेट्स अ रिलेशनशिप फ्लैंक्ड बाय व्हिच ऑफ द टू एग्रीगेट्स ऑफ एन इकोनॉमी. सिंपल है भाई. एक मान लीजिए ग्राफ है, इधर इन्फ्लेशन रेट है, ठीक है, इधर अनएम्प्लॉयमेंट रेट है. परसेंटेज में मैं बात कर रहा हूं, दोनों परसेंटेज में, ठीक है. इधर मान लीजिए 8.42 है, इधर 2.48% है. मान लीजिए कि 8% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो 2% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा. 4% अगर इन्फ्लेशन रेट है तो मान लीजिए कि कहने का मतलब कि 4% अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहेगा. यहाँ पे आप 3 भी कर सकते हैं. तो इस तरीके का एक ये बनता है कर्व, तो इसको फिलिप कर्व बोला जाता है. इसमें इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट का मैंने नाम लिया, तो ये सही आंसर सही होगा. बाकी डिमांड एंड सप्लाई गलत है, सप्लाई ऑफ मनी इन रेट ऑफ इंटरेस्ट गलत है, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड अनएम्प्लॉयमेंट गलत है. जितने कर्व होते हैं एक बार देख लीजिएगा एग्जाम के लिए. द कमिटी ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स वाज हेडेड बाय. अच्छा, जितने भी कर्व है ना इकोनॉमी के, वो सब मैं एक वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा. अगर आप चाहते हैं कि इसके बारे में मैं कोई एक्सप्लेनेशन करूं तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताएं, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा. मनी एंड बैंकिंग से संबंधित है. फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म किसके द्वारा ये किया गया, ठीक है, हेड किया गया. ऑप्शन आपके सामने है, रघुराम राजन, उर्जित पटेल, रघुराम राजन, वायरल आचार्य. पहले मैं बता दूं, वायरल आचार्य का नाम सुन के आपको कुछ याद आ रहा होगा. बेसिकली वायरल आचार्य जो हैं एक डिप्टी गवर्नर थे, ठीक है. क्या थे ये? डिप्टी गवर्नर थे, ये ध्यान देना आपको. डिप्टी गवर्नर आरबीआई के थे. द आरबीआई को किस नाम से जाना जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड द फादर ऑफ ऑल द बैंक्स, यानी सभी बैंकों का बाप, ठीक है. किस नाम से जाना जाता है? सभी बैंकों का बाप के नाम से इनको जाना जाता है भाई. तो ये तो आपने समझ लिया. अब एक चीज समझना है कि इसके सही आंसर जो है, ये कमेटी फॉर्म किया गया था आपके रघुराम राजन के द्वारा. 2016 से 2018 के बीच में इनका सर्विस था. उर्जित पटेल का, ये भी आरबीआई के गवर्नर थे. सी रघुराजन एक अर्थशास्त्री थे और एक राज्यसभा के सांसद भी हैं ये, ठीक है. वायरल आचार्य के बारे में मैंने बता दी, इन्होंने एक बुक लिखी थी, ठीक है, लेकिन वो बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. लेकिन अगर आप बोलेंगे तो मैं इनकी बुक के बारे में आपको बता दूंगा, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी मान लीजिए पूछ लेते हैं. यूपीएससी का कुछ भरोसा नहीं है ना मित्रों. तो इन पे आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, कुछ भी ये कर सकते हैं, ठीक है. तो पहले तो समझ लेते हैं कि इसमें आपने देखा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने कुछ चीज़ें बोली जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है. अच्छा, यहाँ पे बेसिकली मनी और बैंकिंग की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है. तो मनी और बैंकिंग से भी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना. ये चीज़ आप ध्यान दीजिएगा. अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको समझना है कि अभी हम लोग जो बेसिकली यहाँ पे डिस्कस हम लोग कर रहे थे वायरल आचार्य के बारे में, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है. रंगराजन ने जो किताब लिखा था उसका नाम था इंडियन इकोनॉमिक एसे ऑन मनी एंड फाइनेंस. दूसरा था सिलेक्ट एसे ऑन इंडियन इकोनॉमी. इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है. अगली क्वेश्चन है इंडियन एग्रीकल्चर से. क्वेश्चन आ जाता है यहाँ से इंडियन एग्रीकल्चर से, इसमें कोई दो राय नहीं है. बिल्कुल आप इसमें लापरवाही मत कीजिएगा, क्योंकि हमें रिस्क नहीं लेना, अपने को रिस्क नहीं लेना है, ठीक है. क्वेश्चन है कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी एफसीआई का स्थापना जो हुआ था 1965 में हुआ था, ठीक है. अगला है एग्रीकल्चर फाइनेंस कमीशन कॉर्पोरेशन डोल आउट द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया. अब यहाँ पे ध्यान देना है कि इसमें करेक्ट बोल रहा है, इनकरेक्ट बोल रहा है. इसमें करेक्ट बोल रहा है, ये ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. तो मेरा कहने का इसमें मतलब क्या है कि इसका सही आंसर क्या हो सकता है? देखिए, इसका सही आंसर ये होगा कि 1965 में इसका स्थापना तो हुआ था, लेकिन सेकंड ऑप्शन गलत है. क्यों? क्योंकि फाइनेंस कमीशन असाइन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स टू स्टेट्स इन इंडिया. क्लियर हो रहा है? टू स्टेट्स इन इंडिया, है ना. यानी यहां पे ध्यान देना है कि असाइन है ना, असाइन द एग्रीकल्चर इनकम टैक्स. यहां पे डॉल आउट नहीं, असाइन होगा, ठीक है, असाइन होगा,
अगला देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, इसमें तो क्योंकि इकोनॉमिक का सिचुएशनल क्वेश्चन है मित्रों। ये क्वेश्चन क्या है कि एज्यूम अ स्मॉल कैंटीन ओनर एसेंशियली नीड्स बियरली 2 वर्कर्स टू कैरी आउट हिज बिजनेस। Although, if his intact family of 5 members are involved in running the business, then this situation is known as disguised unemployment, structural, cyclic, frictional. सिंपल है भाई, ये होगा डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट। क्यों होगा मैं आपको बताता हूं, पहले इसको हिंदी में मैं बताता हूं जो हिंदी माध्यम के छात्र हैं। मान लीजिए कि एक छोटे से कैंटीन के मालिक को वास्तव में अपना व्यवसाय करने के लिए केवल 2 श्रमिकों की आवश्यकता होती है, लेकिन यदि उसका 5 सदस्यों का पूरा परिवार व्यवसाय चलाने में शामिल है तो इस स्थिति को किस रूप में जानेंगे, है ना। तो ये चीज आपको समझना है ना। तो यहां पे मैं जो बता रहा हूं, क्योंकि यहां पे ये जो मैं कुछ अभी अनएम्प्लॉयमेंट, जितने भी अनएम्प्लॉयमेंट के प्रकार है इंडिया में, मैं उन सब का नाम लूंगा, आपको सब के बारे में मैं समझाऊंगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं। तो पहले तो आपको समझना है यहां पे कि अनएम्प्लॉयमेंट के जो यहाँ पे है, पहला एक होता है साइक्लिकल, स्ट्रक्चरल होता है, सीजनल होता है, ठीक है, जो कि आपके एग्जाम में ये बार बार पूछी भी जाती है। ठीक है, आप इसको अगर आप अच्छे से रिवीजन कर ले देन इट विल बी बेटर फॉर यू, क्योंकि एग्जाम का कोई भरोसा, यहाँ पे मैंने शुरू में बोल दिया यूपीएससी का कोई भरोसा नहीं है कि क्या पूछने वाले हैं आपसे। तो मित्रों समझिए, चक्रीय बेरोजगारी, ठीक है, चक्रीय बेरोजगारी। पहले मैं मौसमी बेरोजगारी से शुरू करता हूं, क्योंकि मैंने बता दिया इसका आंसर सही है, सीजनल। ठीक है, 2 मिनट लगेगा, फटाफट हो जाएगा। देखिए, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी मौसमी बेरोजगारी बेसिकली इस प्रकार की बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। आप इंग्लिश माध्यम वाले भी अगर होंगे तो हिंदी तो आपको समझ में आता होगा कृषि और बेरोजगारी क्या होता है। कृषि में लगे लोगों को कृषि की जुताई, बुआई, कटाई आदि कार्यों में तो समय तो रोजगार मिलता है इस समय, इस सीजन में, लेकिन जैसे ही कृषि का कार्य खत्म हो जाता है, कृषि में लगे लोग बेरोजगार हो जाते हैं, इसको मौसमी बेरोजगारी बोलते हैं। दूसरा स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, क्या है, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि संरचनात्मक बेरोजगारी तब होता है जब बाजार में लंबे समय से बदलाव आता है। मान लीजिए कि भारत में स्कूटर बनाने वाली या फिर उसका उत्पादन बंद हो गया, मान लीजिए उसका उत्पादन बंद हो गया, उधर कार का उत्पादन बढ़ गया, तो जो स्कूटर बनाने वाले जो लेबर्स है, वर्कर्स है, उनका तो कुछ मान लीजिए वो तो बेरोजगार हो गए, कार बनाने वालों की मांग बढ़ गई, उसमें लेबर का और वर्कर्स भी बढ़ गए। तो इस प्रकार की बेरोजगारी जो है आर्थिक, यानी हम बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण होती है। एक होती है चक्रीय बेरोजगारी, है ना, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। इस प्रकार की बेरोजगारी बेसिकली अर्थव्यवस्था में चक्रीय उतार चढ़ाव के कारण पैदा होती है, साइक्लिक इन्फ्लेशन के कारण। जब अर्थव्यवस्था में समृद्धि का दौर आता है, जब डेवलप होता है, अर्थव्यवस्था मजबूत होता है, तो उत्पादन बढ़ता है, सिंपल है, रोजगार के नए अवसर भी पैदा होते हैं। और जब अर्थव्यवस्था मान लीजिए मंदी का दौर आता है, मंदी का, तो उत्पादन कम होता है और कम लोगों की जरूरत भी होती है, जिसके कारण बेरोजगारी बढ़ती है। एक लास्ट में है उत्कर्षणीय यानी फ्रिक्शनल, है ना, यानी घर्ष जनित आप बोल सकते हैं। उत्कर्षणीय मैंने बोला, माफी चाहूंगा, घर्षणात्मक। देखिए, ऐसा व्यक्ति जो एक रोजगार को छोड़कर किसी दूसरे रोजगार में जाता है, तो दोनों रोजगार के बीच की अवधि में वो बेरोजगार हो जाता है, इतना तो क्लियर है। तो ये ऐसा हो सकता है कि नई टेक्नोलॉजी के प्रयोग के कारण एक व्यक्ति के रोजगार से निकल कर या निकाल दिए जाने के कारण रोजगार की तलाश कर रहा हो, तो पुरानी नौकरी छोड़ने और नया रोजगार पाने की अवधि की बेरोजगारी को घर्षण जनित बेरोजगारी कहते हैं, फ्रैक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। एक होता है ऐच्छिक वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, एक होता है ओपन या फिर इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। देखिए, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट जो बेसिकली होता है मित्रों, इसमें ऐसा व्यक्ति जो बाजार में प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने को तैयार नहीं है, उसको ज्यादा मजदूरी चाहिए, इसलिए वो बेरोजगार है, इसको बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, जो अपने मन से इंसान बेरोजगार है। दूसरा होता है अनैच्छिक, इसमें क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो बाजार में जो मजदूरी चल रहा है उस पर तैयार है काम करने के लिए, लेकिन फिर भी उसको काम नहीं मिल रहा है, ऐसे को बोलते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। मतलब आप काम तो करना चाह रहे हैं कम रेट में भी, लेकिन आपको मिल नहीं रहा है। तो इंडिया में बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस हैं, है ना। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप ऐसे ही वीडियो लेक्चर देखना चाहते हैं, या फिर कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि आप इकोनॉमिक्स से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट का आप चर्चा देखना चाहते हैं, तो प्लीज कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम आपके लिए कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।